कल के जो होमवर्क दिए थे उस क्वेश्चन उनमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर वो बताना। क्या वाह वाह बताना। 2 मिनट सर, क्वेश्चन देख रहा अच्छा, कल देखना था क्वेश्चन, आज नहीं देखना है। बट तुम लोग सॉल्व करता नहीं, खुद पहले ट्राई करो। बिना देखे क्वेश्चन कैसे बनेंगे भाई? सर। उसमें करेंगे क्या, वही तो नहीं समझता। सॉल्व करेंगे, वो भी लिख के दे देंगे तो तुम मैं कैसे पास करोगे भाई? तो उसमें यदि लिख के दे दें कि ये फॉर्मूला लगाना है तो फिर मतलब क्या रह गया उसमें? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझेगा कैसे? बोलो कुणाल, क्या बोल रहा? पहला वाला कंटिन्यूस था ना, और डिफरेंशिएबल नहीं था ना। हाँ, पहला वाला कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, है ना? 0 पे ही हम बताएंगे क्योंकि तो 0 पे। सेकंड वाला कंटिन्यूस फंक्शन आता है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था? मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर, मतलब दोनों के ऊपर। वो फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर और डिफरेंशिएबल नहीं है दो पॉइंटों पर, 0 पर और 1 पर। तो फर्स्ट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर and not differentiable at x equals to 0. Second question, continuous everywhere but not differentiable at x equals to 0 and 1. दो पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल नहीं। तो वो बताना ना, वो पॉइंट्स कैसे नॉन डिफरेंशिएबल। कौन सा सेकंड क्वेश्चन? सेकंड, हाँ सर। एक तो ऐसा कर कुणाल, पहले कोई बढ़िया सा माइक वाइक ले ले, इतना जम के डिस्टरबेंस है। क्या तुम मेरी आवाज सुनते होगे? तुम्हारी तो आवाज मैं तो हेडफोन लगा के सुनता। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रही मेरे को। ठीक है, लेकिन फिर भी तुमने जो पूछा वो मैं समझ गया, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सोल्यूशन अब। तो जो होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन था कल आपका, उसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। फंक्शन आपको मॉड एक्स माइनस 1 का स्क्वायर दिया। तो यू गिवन दैट योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इट इज मॉड एक्स माइनस 1 और उसका स्क्वायर आपको दिया था। क्वेश्चन में आपको बोला था कि इसका आपने डायग्राम प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है और साथ में इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है। तो ये फंक्शन जब भी आएंगे जहां पर भी मॉड लगा रहेगा, तो आप सबसे पहले ये देखिए मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन किन किन पॉइंटों पर 0 होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन है, ये वाला 0 पे 0 होगा और ये वाला 1 पे 0 होगा। तो नंबर लाइन पर ये जो दो नंबर्स हैं 0 और 1, ये टोटल नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमारे 3 केस बनेंगे और इसमें से जो फर्स्ट केस है, व्हेन एक्स इज नेगेटिव, जब हम एक्स को नेगेटिव लेंगे, एक्स नेगेटिव होगा मतलब 0 से छोटा होगा। तो जब एक्स को 0 से छोटा आप लोगे तो 0 से छोटे किसी भी नंबर के लिए मॉड एक्स का जो वैल्यू है, मॉड एक्स की जगह पर अपन कितना लिखेंगे? माइनस एक्स। ये डेफिनेशन ऑफ लिमिट है। मॉड एक्स की जगह पर कितना आएगा? एक मिनट वेट करना। मॉड एक्स को कितना लिखेंगे? मॉड एक्स को लिखेंगे माइनस एक्स, है ना, डेफिनेशन से। चलिए, तो इन प्लेस ऑफ मॉड एक्स वी राइट माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखिए, ये मॉड एक्स की जगह पर माइनस एक्स लिखा जाएगा और ये क्वांटिटी भी जब एक्स का कोई नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव आएगा तो मॉड एक्स माइनस 1 नेगेटिव लिया जाएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू बनेगा एक्स माइनस, और उसका स्क्वायर है। तो व्हेन वी कैलकुलेट दिस, तो दिस गिव्स यू 1। तो जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है तब इसकी वैल्यू 1 आती है। ये हमारी डेफिनेशन आ गई। अब मैं दूसरी बात पे चर्चा कर रहा हूँ। एंड अवर सेकंड पॉइंट है, इतना लेट लेट एंटर करता है बच्चा। सेकंड पॉइंट है
जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, जब x 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में किसी भी नंबर पर आप देखो क्या क्या आता है। ये पॉजिटिव आएगा इसलिए प्लस एक्स लेंगे, बट ये नेगेटिव ही आएगा इसलिए इसको x माइनस 1, और स्क्वायर तो है ही, तो ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर बनता है जब x 0 और 1 के बीच में होगा। नाउ थर्ड और लास्ट पॉसिबिलिटी है व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज मोर देन 1। तीसरा केस हमारे पास क्या बनेगा, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, और x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो मॉड x भी पॉजिटिव होगा, तो उसकी जगह पर x लेंगे, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो नाउ दिस गिव्स यू 1। तो देयरफॉर ये जो फंक्शन आपको दिया था ना, ये फंक्शन की एक्चुअली आपको इस फंक्शन की 3 वैल्यूज मिलती हैं। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1 जब आपका x का वैल्यू होगा 0 से छोटा। इसका वैल्यू आपको मिलेगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। इसका वैल्यू मिलेगा 1 जब x इज मोर देन 1। तो ये हमने फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया, और एक बार आपने ऐसा कर लिया तो अब क्योंकि मेरे को ग्राफ पूछा गया था इस क्वेश्चन में, तो मैं इसका ग्राफ भी बना रहा हूँ। तो व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो आप ये देखोगे किसी भी नेगेटिव नंबर पर ये +1 आ रहा है, तो इसलिए किसी भी नेगेटिव नंबर पर ये +1 आएगा, और उसके बाद 1 से बड़े किसी भी नंबर पर इसकी वैल्यू अगेन 1 है। तो यहाँ पर सपोज 1 मान लेते हैं, तो 1 से बड़े किसी भी नंबर के लिए इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। और 0 और 1 के बीच में ये पैराबोला बन रहा है, और अपन जानते हैं ये पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा, और ओपन अपवर्ड पैराबोला ये बनेगा 1/2 पर, जहां पर एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर जो ये टर्म 0 हो जाती है वहां पर इसका वर्टेक्स बनेगा, तो वर्टेक्स बनेगा 1/2 पर। तो इसका जब आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ आता है, एग्जैक्ट बना लेना पैराबोला। सर एक हल्का तो दिस इज दी ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब आप देख रहे हो कि ये फंक्शन का ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, और इसलिए अपन इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। बट 2 पॉइंटों पर आपको कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, एक तो 0 पर मिल रहा है कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट है, और एक 1 पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। तो इसलिए अपन लिखेंगे कि f(x) जो है इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, और दूसरा जो f(x) है इट इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सभी जगह डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट 2 पॉइंट, और वो 2 पॉइंट हैं 0 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन कल जो होमवर्क आपको दिया था उसका सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। और एक चीज और समझें आप, मान लो ग्राफ आपको नहीं बोला गया होता, तो इस क्वेश्चन को क्योंकि फंक्शन तो हमने बना ही रखा है, तो यहाँ से LHL RHL और वैल्यू सब बराबर आपको, मतलब LHL RHL आप निकाल सकते हो कि जब आप फंक्शन का LHL निकालोगे, मतलब जैसे आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना है सपोज, ठीक है, ये तो मैंने इस तरीके से ग्राफ बन जाता है एक बार, तो आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आसानी से बता सकते हो। बट विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी निकलती है, और वो ये है कि भाई इसमें यदि वी हैव टू चेक दी कंटिन्यूटी, तो मैं LHL निकालूंगा, मतलब 0 से कम पर वैल्यू निकालूंगा। तो आप देख रहे हो ये बात तो यहाँ पर खत्म होगी ग्राफिकली। कंटिन्यूटी के लिए व्हेन यू कैलकुलेट दी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो 1 है, देखो यहाँ पर। राइट हैंड लिमिट आप देख रहे हो, तो राइट हैंड लिमिट भी जो है इस क्वेश्चन की, इस फंक्शन की थ्योरी के अकॉर्डिंग राइट हैंड लिमिट भी 1 है, सॉरी 0 और 1 दो जगह चेक करेंगे ना अपन। राइट हैंड लिमिट भी आप 0 पे निकालोगे तो वो भी 1 आएगा, देखो यहाँ से निकलेगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालोगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 1 आता है। तो ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, दो जगह कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी क्योंकि ये फंक्शन दो जगहों पर अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, एक तो 0 पर और एक तो 1 पर। तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू आप देख लो सब 1 1 आता है। ऐसे ही 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू आप देख लो सब 1 1 आता है।
तो ये फंक्शन 0 और 1 पर कंटिन्यूस है। ठीक है, वो आप यहाँ से देख के निकाल सकते हो। अब मैं इसमें एक चीज आपको जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है तो डिफरेंशिएबिलिटी, मान लो आपको किसी फंक्शन का ग्राफ का नॉलेज नहीं है, मान लो ये ग्राफ आप नहीं बना पा रहे, ठीक है, हमको फंक्शन को देख के ही, ये फंक्शन दिया है, इसको देख के ही LHD RHD बताना है, तो आप क्या करते हो, LHD RHD निकालने के लिए कोई भी, मैं हर फंक्शन के लिए बता रहा हूँ लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, जब आपका इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो आप क्या करा करो, इसको उठा के सीधा यहीं पे डिफरेंशिएट मार दिया करो। तो 1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0। आप जानते हो कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये कितना आ जाएगा भाई, सबसे पहले पावर का करेंगे तो पावर सामने आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1 हो जाएगा, और फिर इंटू बेस का करेंगे तो 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना आता है, 2x, तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा, और फिर 1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0। तो यहीं के यहीं मैंने इसको सीधा ये फंक्शन दिया था, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। ये रिस्ट्रिक्शन सेम रहने देना, x लेस देन 0, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1। अब आप यहाँ पर देखो कि जब आप 0 पर, ये मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया, तो जब आप 0 पर LHD कैलकुलेट करोगे, मतलब f डैश 0 माइनस की बात करोगे, तो f डैश 0 माइनस का वैल्यू कितना है, 0, और विच इज नॉट इक्वल टू 0 पर यदि आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो तो x की जगह 0 डालोगे, x को 0 डालोगे तो ये माइनस का 4 आएगा, तो विच इज नॉट इक्वल टू f डैश ऑफ 0 प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है -4, 0 -4 के बराबर नहीं होता, मतलब LHD RHD बराबर नहीं आ रहे। ऐसे ही 1 पे चेक करेंगे तो 1 पर जब आप LHD चेक करोगे f डैश 1 माइनस, तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यहाँ पर 1 डाल दीजिए x की जगह, तो x को 1 डालोगे तो ये 2 2 जा कितना आएगा, 4 आएगा, और 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लो आप, 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे वो तो 0 दे रखता है, तो ये 0 और 4 भी बराबर नहीं आते। तो ये जब आपको ग्राफ का नॉलेज नहीं होगा, मैं आपको 3 तरीके बता दिया भाई डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के। ग्राफ बना लो, 4 पेज आ रहा है तो फिर आप बोल दो कि भैया वहां पे डिफरेंशियल नहीं होगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन दिया उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट मार दो और उसका LHD RHD अब चेक कर लो, यदि बराबर नहीं आए तो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। और तीसरी जो तरीका है फिर वो अपना नॉर्मल तरीका है, LHD का फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, RHD का फॉर्मूला लगाए, आप भाई फॉर्मूला जाइए, कैलकुलेशन मारिए, यू गेट दी LHD RHD। तो वो तीसरा तरीका है, ठीक है, जनरल मेथड है। तो वो सब्जेक्टिव एग्जाम में यूज करना ही पड़ेगा। सब्जेक्टिव एग्जाम में इफ यू हैव टू शो द डिफरेंशिएबिलिटी तो आपको LHD RHD का फॉर्मूला लगाना है। आप ऐसे नहीं करोगे, आप ऐसे नहीं करोगे, आप नॉर्मल मेथड से जाओगे। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ये दूसरा क्वेश्चन था होमवर्क का जो कल दिया था। और भी कोई आपको क्वेरी है इसमें तो पूछ लीजिए। सर सेकंड क्वेश्चन में x, x स्क्वायर था तो x की जगह x माइनस 1 लिखे ना। हाँ, चलिए, और कोई होमवर्क में बचा हुआ डाउट है क्या? सांगा सर लवकरात वो लवकर। वाला, सर वो लास्ट वाला sin स्क्वायर x। लास्ट वाले के पहले कोई डाउट है किसी को? सर एक बार आंसर बता दो ना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर मैंने जो बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, वो फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। सर उसका और आंसर क्या है, वन क्या? तो शांत रहे भाई जरा, 2 मिनट बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था e पावर मॉड x वाला, जो एक्सपोनेंशियल वाला था, ठीक है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। 0 पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है बट 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जो पहला क्वेश्चन आपको दिया था। सेकंड क्वेश्चन ये दिया था, इसका तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया। फिर आपको उसके बाद मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 दिया था, तो उसके 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आते हैं, -1 +0
मतलब 0 और +1, -1 +1 और 0, 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। जो थर्ड क्वेश्चन था मॉड ऑफ मॉड x -1। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें आपको x और x² दिया था, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम दिया था, मिनिमम ऑफ x एंड x²। मिनिमम ऑफ x एंड x² वो फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 1। फिर जो x और x³ वाला दिया था उसके भी 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आते हैं, -1, 0 और +1, कंटिन्यूअस हर जगह है। जितने भी आंसर दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, वो फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबिलिटी कुछ कुछ पॉइंटों पर नहीं है। तो जो x और x³ वाला आपको दिया था, मैक्सिमम ऑफ x एंड x³, वो 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रखता है, -1, 0 और +1। और जो लास्ट क्वेश्चन था sin² cos² और 3/4 वाला, उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 0 से tan π तक 40 पॉइंट बनते हैं जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, 40 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो ये सबके आंसर्स हैं। अब आपको इनमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। अपन आज डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल डिस्कस करेंगे। सर वो लास्ट वाला ओके, लास्ट वाले के अलावा कोई डाउट? तो हाँ सर, जो मिनिमम है उसमें अपन को दोनों फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से कैंसिल करना था क्या? हाँ, मिनिमम में मिनिमम लेना है, मैक्सिमम में मैक्सिमम लेना है। दो ही चीजें पूछी जाती हैं, या तो मिनिमम पूछा जाता है या मैक्सिमम पूछा जाता है। सर वो एक बार बताना। कौन सा वाला? सर वो x और x² वाला। तो मैंने टोटल 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गए, तीसरा चौथा क्वेश्चन मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको मिनिमम ऑफ x फंक्शन जो दे रखा है, वो फंक्शन आपको दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू, इट इज मिनिमम। कैसे करेंगे एक समझ लीजिए, सब आप बना लोगे, एक पैटर्न समझ में आना चाहिए बस। तो मिनिमम ऑफ x एंड x², यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो देखिए सिंपल सा एक काम आपने जो करना है वो ये है कि सबसे पहली बात, ये दोनों फंक्शन के ग्राफ आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए। तो आप y बराबर x का ग्राफ जानते हो, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये y बराबर x का ग्राफ होता है, और y बराबर x² का ग्राफ भी आप जानते हो, ये ओपन अपवर्ड पैराबोला होता है, ये y बराबर x² का ग्राफ। अब आपको ये दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ठीक है, यदि 3 फंक्शन आएंगे तो तीनों के इंडिविजुअल ग्राफ आपको पता होना चाहिए, और इंडिविजुअल पता होने के बाद फिर तीनों को अपन एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। जैसे मैं x को और x² को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये y बराबर x प्लॉट कर दिया और अब ये y बराबर x² को प्लॉट कर दिए। ठीक है, तो जितने भी ग्राफ आपको डाले गए हैं उन सबको सबसे पहले एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे। मेरे को 2 फंक्शन दिए थे तो ये 2 कलर से मैंने 2 ग्राफ बना दिए। अब आपको इसमें बोला है कि सबसे पहले तो वो पॉइंट्स पर फोकस कर लो जहां पर ये ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये ग्राफ एक दूसरे को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो 0, 0 पर इंटरसेक्ट करेंगे और ये एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1, 1 पर, ये पॉइंट पर। ठीक है, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, इसलिए 1, 0। तो सबसे पहले तो जितनी जगहों पर ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो जगहों को आप इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मेंशन कर दिया करो। अब आपको जो बोला था, अब आपको बोला है कि इन दोनों में मिनिमम लेना है। तो मिनिमम आप देख रहे हो, यदि मैं 0 से छोटी नंबर्स की बात करूं, मतलब नेगेटिव साइड की बात करूं, तो नेगेटिव साइड में दोनों फंक्शन में से छोटा फंक्शन जो है, जो नीचे चल रहा है वो छोटा होगा। तो ये जो x है वो छोटा है, तो हम ऊपर वाले को उड़ा देंगे, इसको काट देंगे। नेगेटिव वैल्यूज में इसको हमने काट दिया, सारे नेगेटिव वैल्यूज के लिए कट जाएगा। मतलब नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम कौन सी वैल्यूज कंसीडर करेंगे? ये वाली वैल्यूज कंसीडर करेंगे, y बराबर x, ये है हमारा फंक्शन तब तक के लिए, 0 से छोटे नंबर तक के लिए। और उसके बाद 0 से 1 तक, 0 से 1 तक x में और x² में छोटी वैल्यूज आपको किससे मिलेंगी? x² से मिलेंगी। तो हमको चूंकि छोटा रखना है, मिनिमम कंसीडर करना है,
तो जो बड़े वाली वैल्यूज है, ऊपर वाली वैल्यूज है, उनको काट देना है। तो ये ग्राफ हम यहाँ से यहाँ तक काट देंगे। कंसीडर कौन सा करेंगे? नीचे वाला कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये काट देना है। कंसीडर कौन सा करोगे? कंसीडर करेंगे ये वाला, जिसको कंसीडर कर रहे हैं उसको डार्क करके जा रहा हूँ। तो ये बन गया फंक्शन। एक्चुअली जो ग्राफ ऑफ फंक्शन है, एक्चुअल ग्राफ जो ऑफ फंक्शन जो है वो केवल इतना है, ये, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये। मतलब जब आप इसको एग्जैक्टली प्लॉट करोगे तो इस फंक्शन का एफ एक्स का जो ग्राफ है वो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक कौन सा फंक्शन लिया गया? एक्स। फिर 0 से 1 तक कौन सा फंक्शन कंसीडर किया गया है? एक्स स्क्वायर। और फिर 1 से बड़े नंबर के लिए फिर से कौन सा कंसीडर किया गया है? तो ये है इस फंक्शन का ग्राफ। दिस इज ग्राफ ऑफ f of x equals to minimum of x and x square, ये इसका ग्राफ, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इस फंक्शन को रीडिफाइन करना होता है, और रीडिफाइन करने के लिए ये जो एफ एक्स है इसको हमने रीडिफाइन किया। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ केस हमारा? 2 पॉइंट मिले हैं, इसलिए 3 केस बनेंगे। सबसे पहले वो नंबर सारे जिसमें x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव नंबर्स के लिए इन दोनों में मिनिमम कौन सा होगा? तो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू आपको किससे मिलेगी? x से मिलेगी। फिर 0 से लेके 1 तक दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन देगा आपको? एक्स स्क्वायर। और उसके बाद 1 से बड़े नंबर्स के लिए मिनिमम आपको कौन सा फंक्शन देगा? एक्स, ठीक है। तो ये है एक्चुअल ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इसको 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 मिला जुला के फाइनल ग्राफ हम ये पहुंचे। और अब आप देखिए इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक होल जंप गैप नहीं आ रहा है, इसलिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट बन गया, और एट x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट। तो 0 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच करेंगे। 2 दिया हो तो 2 को प्लॉट करना है, 3 दिया हो तो 3 को। मैं एक 3 वाला भी अब आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। पेज नंबर 3 पर चल रहे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, और थर्ड पेज पे लास्ट क्वेश्चन आपको दिया था, क्या था? साइन स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर था, और 3/4 था शायद, नहीं रहा। साइन स्क्वायर कॉस 3/4 था कि 1/4 था? 3/4 ना, 3/4 था, और मैक्सिमम था शायद, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये फंक्शन हमको दिया है। नेक्स्ट, f ऑफ x, इट इज मैक्सिमम ऑफ साइन स्क्वायर x। अब देखिए ये दोनों फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। इनका पीरियड जो है वो पाई है, ठीक है। तो और मेरे को जो पूछा गया है वो 0 से tan पाई तक पूछा है। तो चूंकि ये पीरियोडिक है कि मतलब इसका हर पाई लेंथ के बाद ये अपने आप को रिपीट करेंगे। तो मैं इसका ग्राफ केवल पाई लेंथ तक बना रहा हूँ, क्योंकि उस पाई तक जितनी वैल्यूज हमको मिलेंगी बिल्कुल सेम वैल्यूज हमको tan पाई तक मिलेंगी, क्योंकि हर पाई लेंथ इंटरवल के बाद ग्राफ अपनी फंक्शन की वैल्यू को रिपीट करेगा। सिंस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों फंक्शन का जो पीरियड है वो पाई होता है, तो इसलिए मैं दोनों फंक्शन के, जैसा अभी बताया था, इसमें 3 फंक्शन है, तीनों को प्लॉट करना है, एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। और वो जो प्लॉटिंग हम करेंगे वो 0 से पाई तक बस करेंगे, केवल 0 से पाई तक करना, ठीक है। तो देखिए 0 से पाई तक प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हियर वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो यू नो दैट साइन स्क्वायर का ग्राफ 0 से पाई तक इस तरीके से बनेगा, है ना। ये पाई हो गया, ये 0 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 आती। और जब आप कॉस स्क्वायर को 0 से पाई तक प्लॉट करोगे तो कॉस स्क्वायर का जो ग्राफ है 0 से पाई तक वो इस तरीके से आएगा।
है ना, 0 से पाई यहाँ पे खत्म हो। ये कॉस स्क्वायर फंक्शन हो गया, है ना, कॉस स्क्वायर इस तरीके से जाएगा, 90 डिग्री का डिफरेंस। मैं केवल पाई तक प्लॉट किया क्योंकि इसके बाद की जो कहानी है वो रिपीट हमारी। और अब आपको प्लॉट करना है 3/4 को, तो 3/4 0.75 होता है, और 0.75 जो है वो लगभग यहाँ पर प्लॉट। तो पाई तक प्लॉट कर देते हैं। तो ये सारे ग्राफ को मैं पाई पे खत्म कर देता हूँ, है ना, यहाँ तक प्लॉट हो गए ये सब। तो अब आप देख रहे हो कि मेरे को ये बोला, तीनों प्लॉट कर दिए मैंने, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और 3/4। अब आपको मैक्सिमम चाहिए इसमें। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि यदि आप यहाँ तक, जहां पर ये ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक दूसरे को जब आप ये इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ तक आप देखिए, इस पॉइंट तक सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी, वो जो मैक्सिमम चाहिए हमको तीनों में सबसे बड़ा यहाँ से यहाँ तक ये है। सबसे बड़ा मतलब जो सबसे ऊपर देखेगा ग्राफ। तो पहले हम ये फंक्शन लेंगे, उसके बाद ये फंक्शन कंसीडर करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैक्सिमम है, और उसके बाद फिर मैक्सिमम ये है, और फिर उसके बाद मैक्सिमम। ठीक है, ये हमको ग्राफ मिलेगा। 0 से पाई तक हमको फंक्शन का ग्राफ ये मिलेगा, ये फिर लाइन, फिर कर्व, फिर लाइन, फिर कर्व, है ना। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर टोटल कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एक तो ये, दूसरा ये पॉइंट जहां से ग्राफ अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, वहां पर कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। तो 0 से पाई तक कितने पॉइंट आपको मिले हैं? 4। और चूंकि हर पाई के बाद अब ये रिपीट करेगा, तो हर पाई लेंथ पे आपको 4 मिलेंगे। तो 10 पाई तक टोटल नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट कितने हो जाएंगे? टोटल 40 पॉइंट हो जाएंगे। तो जो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस fx has 4 points of non-differentiability in close interval 0 से pi. Therefore, fx has 40 points of non-differentiability in interval 0 से tan pi. ये अपना आंसर है। तो 40 इज दी करेक्ट आंसर। अब नोट कर लीजिए ये लास्ट क्वेश्चन का। तो देखिए एक साथ 3 फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किए रखा है एक ही ग्राफ पेपर। तो अब ऐसे क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। कुछ और सवाल आपके मन में है, कोई दुविधा हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन इसमें थ्योरी में आगे चल रहे हैं। और अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी अपन डिस्कस करेंगे। और साथ में हम कुछ थ्योरम्स आपको बता रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। ये इस डिफरेंशिएबिलिटी पोर्शन का लास्ट पोर्शन है, ऑलमोस्ट अपन एंडिंग पर हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4 एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज differentiability in an interval. सर स्क्रीनशॉट ले लो। differentiability in an interval, किसी फंक्शन का किसी इंटरवल, तो 2 इंटरवल हमारे पास होते हैं और बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जो आपने कंटिन्यूटी में लिखा था, बिल्कुल वही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो दो केस में हम इसको लिख देंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड। एक केस आएगा आपका ओपन इंटरवल के लिए और एक केस आएगा अपना क्लोज इंटरवल के लिए। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट? यस यस सर। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल।
डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में आप किसी फंक्शन को कब डिफरेंशिएबल बोलेंगे, तो आपको केवल इतना लिखना है कि फंक्शन एफ एक्स is said to be differentiable in open interval AB if it is differentiable, यही आपने कंटिन्यूटी में लिखा था, each and every point of open interval AB। यदि ओपन इंटरवल AB के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन को अपन बोलेंगे ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। और दूसरा है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। किसी फंक्शन को आप क्लोज इंटरवल में कब डिफरेंशिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो पहली बात इसमें यही है, और यही चीज आप बिल्कुल मैच करिए, सेम है ना, यही बिल्कुल सेम आपने कंटिन्यूटी में भी लिखा है। तो मैं बिल्कुल उसी ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ जो कंटिन्यूटी में बताया था, ताकि कंपैरिजन करके आप याद रखें। तो क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले या अपन ऐसा लिख लेते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ, पहला पॉइंट ये है कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, एंड द सेकंड पॉइंट है फंक्शन एक्स बराबर ए पर राइट हैंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और फंक्शन एक्स बराबर बी पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल होना। फाइनाइटली लिख देता हूं, फाइनाइट ये है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये है कि फंक्शन का ग्राफ ए और बी के बीच में, ग्राफ में कहीं भी आपको होल गैप जंप नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरा, ग्राफ में कहीं पर भी कॉर्नर पॉइंट नहीं आने चाहिए। तीसरा, ग्राफ में कहीं पे भी आपको वर्टिकल टेंजेंट नहीं मिलना चाहिए। यदि ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, ग्राफ बड़ा स्मूथली इस तरीके से चला जा रहा है, शार्प एज नहीं आ रही है कहीं पर भी, कहने का मतलब है कि ग्राफ के हर पॉइंट पर आप यूनिक टेंजेंट बना पा रहे हो, तो उस केस में हम फंक्शन को हर पॉइंट पर क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल। अब क्लोज इंटरवल में क्या होता है, क्लोज इंटरवल में हम एक बात तो ये लिख देते हैं कि ओपन इंटरवल में जो करते हैं वो तो करना ही चाहिए। अब केवल क्लोज और ओपन इंटरवल में फर्क आता है कि यहाँ पर और यहाँ पर इस इंटरवल में, दोनों में फर्क केवल इतना है कि इस वाले इंटरवल में ए और बी पॉइंट इंक्लूडेड है और कोई फर्क नहीं है, बाकी तो पूरी बात सेम है। तो हमको बस एक्सट्रीम पॉइंटों पर, बाउंड्री पॉइंटों पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि फंक्शन बाउंड्री पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पॉइंट ए है, ए पे फंक्शन कैसा होना चाहिए, राइट हैंड डिफरेंशिएबल, और बी पे फंक्शन कैसा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक प्लस लिखा है, ए पे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए और बी पर कैसी चाहिए, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। यदि ये हो जाता है तो फिर हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोले, ठीक है। सो यूटिलाइजेशन क्वेश्चन का, इंटरवल वाले क्वेश्चन का कैसे करेंगे वो मैं अगले पेज पे बताता हूँ। फिलहाल यू टेक दी सर वो आपने स्क्रीनशॉट। क्या लिखा है एग्जिस्ट के नीचे? एग्जिस्ट फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली। चलिए, तो अब अपना एक लास्ट पार्ट है इसका, और पेज नंबर 5 पर चल रहे हैं, और हेडिंग डालेंगे थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। जैसा आपने कंटिन्यूटी में कुछ थ्योरम्स पढ़े थे, ऐसे ही हम यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ रिजल्ट आपको बता रहे हैं। वो रिजल्ट आपने याद रखना है, क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी।
theorems on differentiability. तो थ्योरम क्रमांक 1, पहला थ्योरम यह है, यदि दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो आप उनको ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, जो रिजल्ट है, रिजल्टिंग फंक्शन है, वो हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा उस पॉइंट पर। मतलब थ्योरम फर्स्ट जो है हमारी ये है, पहला रिजल्ट, if function fx and gx be two differentiable functions at x equals to a, then fx plus minus gx comma fx into gx and इनका कोशिएंट मतलब डिवीजन। और जब डिवीजन लेते हैं तो डिवीजन में आपको बताया है कि gx जो है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर ga लिख देते हैं क्योंकि हम x बराबर a पर चेक कर रहे हैं। तो a पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, कोशिएंट में केवल, बाकी इधर तो कोई फर्क नहीं है। तो चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, ये सारे भी जो हैं आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू, तो ये फंक्शन भी x बराबर a पर डिफरेंशिएबल होंगे। कोई भी दो फंक्शन लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि फंक्शन आपके दो डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखे हैं तब तो एडिशन आ जाए उनका, चाहे सब्ट्रैक्शन आ जाए, चाहे प्रोडक्ट आ जाए, चाहे रेशियो आ जाए, फंक्शन हर जगह डिफरेंट। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों फंक्शन वो है वो 0 पे डिफरेंशिएबल हैं। साइन भी 0 पे डिफरेंशिएबल है, कॉस भी 0 पर डिफरेंशिएबल है। साइन प्लस कॉस का भी डेरिवेटिव आप कर सकते हो, आप साइन माइनस कॉस का भी डेरिवेटिव कर सकते हो, आप साइन इंटू कॉस का भी कर सकते हो, आप साइन अपॉन कॉस का भी डेरिवेटिव कर सकते हो। साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है और सेक नॉट डिफाइंड होता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पर। रीजन ये है कि डिनोमिनेटर में कॉस आ गया और कॉस फंक्शन 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया, कोई भी दो फंक्शन लेके आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो। रिजल्ट याद रखने हैं आपने, ठीक है। ये कैमरा का है, टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सीधा कर देते हैं। बोर्ड ही टेढ़ा लगा है, इससे टेढ़ा दिखता है। So now yeah, this is our first theorem and now we move on to our theorem number 2। सेकंड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड थ्योरम हमारा ये है, अब जैसे मैंने यहाँ पर अब एक दोनों फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल ले लिए थे, अब मैं एक फंक्शन डिफरेंशिएबल ले रहा हूँ और एक नॉन डिफरेंशिएबल ले रहा हूँ। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है थ्योरम नंबर 2 में? थ्योरम सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बताता है कि एक को मैं डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लेता हूं और एक को मैं डिफरेंशिएबल नहीं लेता हूं। तो मैंने ये मान लिया कि इफ fx इज डिफरेंशिएबल एंड gx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, और gx डिफरेंशिएबल नहीं है x बराबर a पर, देन इनका सम और डिफरेंस, ये तो पक्की बात है कि सम और डिफरेंस जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। fx plus minus gx is not differentiable at x equals to 0, नहीं सॉरी,
x equals to a. And nothing definite can be said about their product and division. और एक बात और इसमें है कि and nothing definite about their product और डिवीजन, मतलब पूछिए। नथिंग डेफिनाइट कैन बी शेड का मतलब क्या हो गया, कुछ पक्के तौर पे नहीं किया जा सकता है कि वो डिफरेंशिएबल होंगे कि भी नहीं या होंगे। ठीक है, सो प्रिडिक्शन नहीं है कुछ भी। डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शन, फंक्शन आपको कैसे दे रखे हैं, तो कहने का मतलब है एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते आप। ठीक है, लेकिन हाँ, सम और डिफरेंस पक्के तौर पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको ट्राई करके देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कॉस मॉड एक्स और मॉड एक्स ले रहा हूं फंक्शन। कॉस मॉड एक्स, ये फंक्शन जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी इज डिफरेंशिएबल, सॉरी सर, कॉस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल। कॉस मॉड एक्स, दिस फंक्शन इज differentiable at x equals to 0 and mod x is not differentiable at x equals to 0। ठीक है, तो एक मैंने डिफरेंशिएबल फंक्शन लिया और एक मैंने नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन लिया एक ही पॉइंट पर। अब आप यहाँ पर cos x, सॉरी cos mod x प्लस mod x कर लो, ये डिफरेंशिएबल नहीं आता। आप cos mod x माइनस mod x कर लो, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं आता। तो दो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको ट्राई करके देखना। देन, और ये आप यदि इसको डायरेक्ट याद रखोगे ना, कहीं आपकी किस्मत अच्छी रही और ये एग्जाम में फंस गया, ये रिजल्ट का ये फायदा। बस आपको पहचानना क्या, जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने आएगी कि बताइए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं जीरो पर। तब आप इसका एलएलएसडी आरएसडी नहीं निकालेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, जो दो फंक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि ये वाला डिफरेंशिएबल है और ये वाला डिफरेंशिएबल नहीं है, एक डिफरेंशिएबल है और एक डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर इनका जो प्रोडक्ट पर, इनका जो सम है और डिफरेंस है, प्रोडक्ट सॉरी सम और डिफरेंस जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डायरेक्ट अपन आंसर लिख देंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। दिस इज अवर थ्योरम नंबर 2। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। सर ये आया था क्या पिछले साल, इस साल? हाँ, कहीं ना कहीं एक आधी बार तो आया हुआ है ये क्वेश्चन कहीं पर। और अब तीसरी और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए एक बार मैंने दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल लिए हैं, फिर एक बार मैंने एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल लिया है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल आ जाए, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेड पेन कहाँ गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पेज नंबर 6, थ्योरम नंबर 3। और यहाँ पर डिफरेंशिएबल की जगह पर अपन नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस कर लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू ए। देन चलिए बताओ, देन
So then nothing definite can be said about, तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते. There some difference product and डिवीजन. कुछ भी नहीं कह सकते किसी के बारे में. हो भी सकता, तो अब आपको इस केस में चेकिच करना पड़ेगा. जब दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि उन दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम नॉन डिफरेंशिएबल होगा. हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो जाए. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है. दो जो आपको अभी बताए थे, कॉस मॉड एक्स और मॉड एक्स का सम और कॉस मॉड एक्स और मॉड एक्स का डिफरेंस, वो दोनों नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं. अब उसी कैटेगरी के दो और फंक्शन है, साइन मॉड एक्स और मॉड एक्स. तो कॉस मॉड एक्स जो डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर 0 पर, लेकिन साइन मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है. जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ले लूं एफ एक्स बराबर, मैंने ले लिया साइन मॉड एक्स, और जी एक्स ये जो दूसरा फंक्शन है ये मैंने ले लिया मॉड एक्स. ये दोनों फंक्शन both are not differentiable functions at x equals to 0. दोनों के दोनों 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है. साइन मॉड एक्स भी नॉट डिफरेंट, कॉस मॉड एक्स डिफरेंशिएबल होता है बट साइन मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं. ठीक है. सो बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन. बट तो ये रिजल्ट आपको दो तो मैंने वो याद करा दिए, और दो ये हैं कि यदि आप साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स लेते हो तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0. बट साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0. मतलब मैंने आपको चार फंक्शन बताए हैं, चार फंक्शन में से cos mod x प्लस mod x डिफरेंशिएबल नहीं है, cos mod x माइनस mod x डिफरेंशिएबल नहीं है, sin mod x प्लस mod x डिफरेंशिएबल नहीं है, sin mod x माइनस mod x डिफरेंशिएबल है. केवल ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आता है, बाकी तीन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आते हैं. इनको याद रखिएगा. इनमें से जो cos वाले हैं वो सेकंड कैटेगरी में आएंगे, सेकंड थ्योरम पर बेस्ड है, क्योंकि उसमें एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉट डिफरेंशिएबल है. और साइन वाले जो है वो थर्ड कैटेगरी, थर्ड थ्योरम पर बेस्ड है, इसमें दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हैं. ठीक है. सो दिस इज अवर थर्ड थ्योरम. नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो कुछ. तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, इतने रिजल्ट हैं और इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ. सर भी जी के लेकर क्या बोल रहे हो बेटा? सर कुछ नहीं. चलिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट सम आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा. सर वो जो एग्जांपल है उसमें मतलब ये बोला है ना कि उनके प्रोडक्ट और सम के मतलब किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते. कुछ भी नहीं. हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शन. इसलिए जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको हर बार ही चेक करना पड़ेगा अपना रूल लगा के, LHD RHD. तो ये जो आपने एग्जांपल दिया मतलब ये है, मतलब ये फैक्ट है. ये क्योंकि आए हुए क्वेश्चंस हैं इसलिए वहां से रिजल्ट बना के बनाए हुए हैं. तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं. कई बार ये पूछ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें लगेगा आपको 7-8 लाइन लगता है सॉल्व करने के लिए. आप इसको घर में वेरीफाई करके देखना. और ये मैं आपको डायरेक्टली लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ. ओके सर. और सर वो आपने क्या बताए थे, जैसे किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसकी स्लोप के बारे में आपने क्या बोले थे, टेंजेंट की स्लोप के बारे में? टेंजेंट वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, यूनिक टेंजेंट नहीं बनती ना, क्योंकि एकदम शार्प एज आ जाता है.
4 पेज का मतलब ही क्या होता है, जैसे ग्राफ गया, पीक पॉइंट बना, और ये तो यहाँ पर क्या होता है कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आपको क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से कितने लाइन बना सकते हो, इनफाइनाइटली मेनी लाइन बना सकते हैं। और जबकि आपने ये बोला है कि डिफरेंशिएबिलिटी इनडायरेक्टली किसके बराबर है, किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर आप डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि उस फंक्शन का उस पॉइंट पर एक टेंजेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो टेंजेंट के स्लोप को अपन डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं या डेरिवेटिव मानते हैं। ये डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो यूनिक टेंजेंट नहीं बनती, क्योंकि इस पॉइंट से आप इनफाइनाइटली मेनी लाइंस प्लॉट करा देते हो, तो यूनिक टेंजेंट नहीं बनता, इसलिए हम बोलते हैं कि वो वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके सर। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7 पेज पर देखिए, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप तैयार करिएगा डिफरेंशिएबिलिटी में। और ये जो बताए ना मैक्सिमम मिनिमम वाले, ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और सारे ग्राफिकली हो जाते हैं सॉल्व। बस आपको जो बेसिक फंक्शन, देखिए मैंने आपको वहां पर साइन स्क्वायर दिया, स्टैंडर्ड, तो कम से कम बहुत ज्यादा लेंथी फंक्शंस पे ना जाएं, लेकिन बेसिक जो जितने फंक्शन आपको बताए हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस के ग्राफ बताए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स, 1/x, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ, रैशनल फंक्शन के ग्राफ, जितने भी ये ग्राफ आपको बनाए स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, ये सिग्नम फंक्शन हो गया, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे आपने करीबन 15-20 फंक्शन ये बनाए हैं, ये सारे स्टैंडर्ड हैं। इन ग्राफ को आपने कम से कम स्टैंडर्ड ग्राफ को तो याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसका आंसर करिए, सभी बच्चे बिल्कुल सारे लोग फ्री हो, कुछ नया ही साथ सीखने को आपको मिलेगा इसमें। पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, एंड क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स आपको दे रखा है। तीन पार्ट में फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है। पहले पार्ट में आपको दिया है x प्लस ए रूट 2 साइन एक्स, x प्लस ए रूट 2 साइन एक्स। दूसरा है 2x कॉट एक्स प्लस बी, एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन is a cos 2x minus b sin x, a cos 2x minus b sin x। पहला इंटरवल 0 से π/4, फिर π/4 से π/2, और फिर π/2 से π तक। यहाँ पर क्लोज इंटरवल पाई है, यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, π/4 यहाँ पर इंक्लूडेड है, यहाँ पर एक्सक्लूड है। चलिए, ये आपको फंक्शन दिया है। ठीक है, ए बी फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको बोला है कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, एफ एक्स फंक्शन आपको दिया है इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π। ये फंक्शन 0 से π इस इंटरवल में 0 से π तक पूरा कंटिन्यूअस है। तो आप ये देख रहे हो कि 0 से π तक ये फंक्शन 0 से π/4 तक इस रूट पे चल रहा है, फिर π/4 से π/2 तक रूट चेंज कर दिया उसने, और फिर π/2 से π तक फिर रूट चेंज किया है। तो अब आपको ये चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब होता है ये चेक करना है कि जब उसने जिन दो पॉइंटों पर रूट चेंज किया है, तो इन पर रूट चेंज करते वक्त कहीं ये जंप करके चेंज तो नहीं किया कि कंटिन्यूअसली चेंज किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचने पर उसने मान लो जंप कर दिया तो ग्राफ ब्रेक होगा और फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हमको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी, सॉरी कंटिन्यूअस दिया गया है, कंटिन्यूअस दिया गया है का मतलब है कि ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पाथ पे चला, फिर चेंज हुआ तो इस पाथ पे आ गया, फिर चेंज हुआ तो इस पाथ पे आ गया, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करी इसने। तो अब आपको बताना है कि ए और बी का वैल्यू कितना कितना आएगा। 2 मिनट है आपके पास, समय शुरू होता है अब।
ट्राई करिए सब। और एक बार में सही जगह पहुंचना चाहिए आपका आंसर। इतना सन्नाटा है। चलिए बता देता हूँ मैं अब। ऋषभ चेक माइनस है क्या? हाँ बी माइनस है, ठीक। ठीक है ऋषभ बोले। तो देख लीजिए अब। अश्लेषा हेडाउ करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। चलिए कुछ तो बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात। कुछ तो एकदम कॉपी पेन भी हाथ में नहीं लिए होंगे, अब बैठ के कथा सुन रहे होंगे मेरी। फिर एक्सपेक्टेशन अपन को ये रहता है कि रिजल्ट हमारा आना चाहिए, क्यों नहीं आया। अपन मेहनत करते नहीं साल भर। भाई इतना मुश्किल चीज आपको नहीं बता रहे हैं, सिंपल सी आपको पूछा है कि भाई कंटिन्यूअस आपको दे रखा है ये फंक्शन, सब आपको बता रखा है। जब कंटिन्यूअस है तो पाई/4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पाई/4 पर, तो एक्स की जगह यहाँ पर पाई/4 डालेंगे। तो एक्स को पाई/4 डालोगे तो ये पाई/4, और यहाँ पर एक्स को पाई/4 डालोगे तो साइन पाई/4 1/रूट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगा? पाई/4 पे राइट हैंड लिमिट। पाई/4 पे राइट हैंड लिमिट यह फंक्शन है। यहाँ पर एक्स की जगह पाई/4 डालोगे, जहां जहां एक्स लिखा वहां वहां पाई/। cos 45 1 होता है प्लस बी, क्योंकि वी हैव टू फाइंड ए और बी। और ए बी फाइंड करने के लिए हमको ए बी में दो रिलेशन चाहिए। तो पहला रिलेशन हमको यहाँ से मिलेगा, ये √2 कट जाता है। तो हियर वी गेट ए प्लस पाई/4 इक्वल्स टू, यहाँ पर वी गेट पाई/2 प्लस बी। तो एक रिलेशन अपन को मिल गया ए माइनस बी बराबर पाई/2 माइनस पाई/4, विच इज पाई/4। दिस इज फर्स्ट रिलेशन। ये पाई/4 पे कंटिन्यूटी से आया। अब पाई/2 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो पाई/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? एक्स की जगह पर पाई/2 लिखेंगे। cos 90 आप जानते हो 0 हो जाएगा। और पाई/2 पे राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगा। एक्स को पाई/2 डालोगे तो cos पाई बनेगा, cos पाई का वैल्यू -1 होता है, और साइन पाई 0 होता है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 0 ही हो गया। हाँ कहाँ गड़बड़ किया है? लेफ्ट हैंड लिमिट पाई/2 पर कितना आता है? ये 0 हो जाएगा, बी बचेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट तो बी बचेगा। और राइट हैंड लिमिट में एक्स को पाई/2 डालोगे तो ये बचेगा, साइन 91 होता है। माइक बंद कर लो भाई, किसका ऑन है? ए माइनस बी, इसको ट्रांसफर कर लेना। तो a प्लस 2b बराबर 0 आते हैं। तो एक रिलेशन ये है।
और एक रिलेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना तो यू गेट दी रिजल्ट। दोनों को सब्ट्रैक्ट मार दीजिए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट मारोगे तो 3b बराबर π/4, तो b बराबर π/12 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो -π/12, तो b बराबर -π/12 आएगा और b को -π/12 यहाँ लिख देना, तो a बराबर प्लस का π/6 आ जाता है। सॉल्व कर लेना, और मेन सॉल्व सोल्यूशन है, कैलकुलेट करोगे तो आ जाता है। ये ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो दो इक्वेशन आपने निकाले, ए का वैल्यू कितना आया था π/6 और बी कितना आया था -π/, ये आंसर है। ये π/6 और बी -π/12। तो अश्लेषा हेडाऊ ने आंसर किया, ऋषभ बोधे ने आंसर किया, और यश सरोदे, ये तीन बच्चों ने केवल आंसर किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनको ट्राई करिएगा घर में बैठ के आराम से, पेज नंबर 8 पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और दो क्वेश्चन अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है अगेन वो भी, तो ट्राई करिएगा। तो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने का मतलब है किसी पॉइंट पर कि आप उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट के बाद सीधा अपना डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वहां पर अपन डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके समझेंगे कि जब दो फंक्शन का सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, कंपोजिशन हो, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशन में आप कैसे कैसे कौन कौन से रूल लगेंगे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो फिलहाल तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपको ये गिवन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, फिर आपको दिया है ए, फिर दिया है √x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर 16 प्लस √x और -4। ये तब जब x ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0, x लेस देन 0। वैल्यू ऑफ a इज पॉसिबल सो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ fx इज कंटिन्यूअस at x equals to 0, then value of a कितना होगा, या फिर then find the value of a। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, f of x is maximum of it is maximum of 4 1 plus x square और x square minus 1। ये तीन फंक्शन में से जो भी बड़ा होगा वो fx होगा हमारा फंक्शन। 4 1 plus x square और x square minus 1 for all x belongs to R, then the total number of points where fx is not differentiable। ये है for all x belongs to R, आपको बताना है then total number of points where function fx is not differentiable। ये फंक्शन किन किन जगहों पर डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आज शुरू में डिस्कस किए थे, एक और दे दिया आपको होमवर्क के लिए, तो आप ट्राई करिए। कुणाल फर्स्ट करेक्ट है, वेरी गुड।
तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें क्वेश्चंस का। बाकी अपन अब इसमें थ्योरी को अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ जमा कुछ, यदि थोड़ा बहुत, वैसे तो सारी थ्योरी खत्म है इसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं 2-3 और आपको अगली क्लास में प्रैक्टिस के सॉल्यूशन डिस्कस कर दूंगा यदि आपको डाउट आता है, और नहीं तो फिर हम अगली बात पर अगले चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे, विच इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन सर वो चैप्टर नहीं है ना सर, टॉपिक है ना? चैप्टर है, नया चैप्टर है। हाँ सर। तो ठीक है, बाय एवरीवन।